खबरों की शुरुआत करते हैं। इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जैसा रूस में हुआ वैसा विरोध इससे पहले कहीं नहीं देखा गया। रूसी राज्य दागिस्तान के मखाज कला एयरपोर्ट पर भीड़ ने इजरायलियों पर हमला कर दिया और उनकी मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई। इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जैसा रूस में हुआ वैसा विरोध इससे पहले कहीं नहीं देखा गया। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूसी राज्य दागिस्तान के मखाचकला एयरपोर्ट पर आम लोगों की भीड़ ने इजरायलियों पर हमला कर दिया और उनकी मॉब लिंचिंग की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को जैसे ही सूचना मिली कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव से एक फ्लाइट आ रही है, तो भीड़ ने फ्लाइट को रनवे पर घेर लिया। हजारों लोग एयरपोर्ट के गेट को तोड़कर अंदर आ गए। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में इजरायली कार्रवाई की निंदा करने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शनकारियों का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में प्रदर्शनकारियों के बड़े समूहों को एयर टर्मिनल में दाखिल होते और फिर अंदर तोड़फोड़ करते हुए देखा जा सकता है। हालात इतने बिगड़ गए कि दंगाइयों को रोकने के लिए स्पेशल फोर्स बुलानी पड़ी। हालांकि इस घटना के बाद इन हालातों को देखते हुए इजराइल ने रूसी अधिकारियों से इजरायलियों और यहूदियों की रक्षा करने की गुजारिश की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजराइल रूसी कानून प्रवर्तन अधिकारियों से उम्मीद करता है कि वो सभी इजरायली नागरिकों और यहूदियों की रक्षा करे, चाहे वो कहीं भी हो, और दंगाइयों के खिलाफ और यहूदियों और इजरायलियों पर उकसावे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। बीते कल यानी रविवार शाम को आंध्र प्रदेश से एक दर्दनाक घटना की खबर सामने आई। दरअसल आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रविवार शाम करीब 7 बजे 2 यात्री ट्रेनों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। बीते कल यानी रविवार शाम को आंध्र प्रदेश से एक दर्दनाक घटना की खबर सामने आई। दरअसल आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रविवार शाम करीब 7 बजे 2 यात्री ट्रेनों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो चुकी है, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर स्पेशल ट्रेन ने विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिस वजह से कई डिब्बे पटरी से उतर गए। आपको बता दें, ये टक्कर कांटा का पल्ले और अलमांडा रेलवे स्टेशन के बीच हुई। वहीं इस घटना के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और घायलों को विशाखापट्टनम और विजयनगरम के अस्पतालों में ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे के बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से भी बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके लिखा, घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है। बचाव कार्य में स्थानीय प्रशासन मदद कर रहा है और रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। गौरतलब है, इस हादसे की वजह से चेन्नई हावड़ा ट्रेन रूट पर ट्रेन सेवाएं रुक गई है। इस रूट पर कई ट्रेनों को रोक दिया गया है, वहीं कुछ ट्रेनों को रद्द करने के साथ रास्ता बदल दिया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में हुई भयानक रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हादसे में मरने वालों की संख्या अब तक 13 हो गई है, जबकि घायलों की संख्या 50 से ऊपर निकल गई है। इसी बीच रेल मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश रेल हादसों का शिकार हुए लोगों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। सरकार ने हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2.5 लाख रुपए देने की बात कही। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में हुई भयानक रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हादसे में मरने वालों की संख्या अब तक 13 हो गई है, जबकि घायलों की संख्या 50 से ऊपर निकल गई है। इसी बीच रेल मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश रेल हादसे का शिकार हुए लोगों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। सरकार ने हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2.5 लाख रुपए देने की बात कही है। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में 2 ट्रेनों की टक्कर में मरने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। वैष्णव ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनुग्रह राशि वितरण शुरू हो गया है। मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपए, गंभीर चोटों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली चोटों के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। गौरतलब है कि कोथा वलासा ब्लॉक में कंटाकपल्ली जंक्शन के पास पलासा एक्सप्रेस की टक्कर के बाद विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। विशाखापट्टनम रायगढ़ ट्रेन विशाखापट्टनम से ओडिशा के रायगढ़ जा रही थी, जबकि पलासा एक्सप्रेस श्रीकाकुलम जिले के पलासा से विजयनगरम की ओर जा रही थी।
गुजरात के 2 दिन के दौरे पर बनासकांठा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अंबाजी में प्रसिद्ध अंबा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी मेहसाणा के खेरालू तालुके दभोगा पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं की घोषणा, लोकार्पण और उद्घाटन किया। सभा को संबोधित भी नरेंद्र मोदी ने किया। मां अंबाना आशीर्वाद हमेशा આપણા ઉપર બન્યા રહે। ત્યાં જે પ્રકારે ગબ્બર પર્વતનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, એની જે ભવ્યતા નજરે ચડી રહી છે, અને ગઈકાલે મેં મન કી બાત એમાં પણ એનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો। ખરેખર જ અભૂતપૂર્વ કામ થઈ રહ્યું છે। માં અંબેના આશીર્વાદ અને એની સાથે જ આજે લગભગ 6000 કરોડ રૂપિયાના વિકાસના પરિયોજના શિલાન્યાસના કામો આજે અહીંયા મોકો મળ્યો છે। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाए जाने पर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। हरि कुमार ने कहा, सरकार की ओर से ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि हम कानूनी प्रक्रिया अपनाएं और हमारे कर्मियों को राहत मिले। और क्या कुछ कहा हरि कुमार ने, आइए आपको सुनवाते हैं। Court hearing. It was supposed to have been transcribed and provided on Sunday. This is Monday. When I get back, we'll have a look at it. But you have heard the MEA statement on this. Every effort is being made by the government to ensure that we take up through the legal course and find relief for our personnel. पुलवामा और श्रीनगर में हाल ही में हुए आतंकी हमलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर स्थिति सामान्य है तो चुनाव क्यों नहीं हो रहे, क्या बहाना है। कल श्रीनगर में एक पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई। आज सुन रहा हूं कि पुलवामा में कुछ हुआ है। और क्या कुछ कहा उमर अब्दुल्ला ने, सुनवाते हैं आपको। जिस इलाके को हमने मिलिटेंसी से बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ था, कम से कम हर हफ्ते 10 दिन के बाद वहाँ या तो कोई घटना घटती है या कोई एनकाउंटर जैसा हो जाता है। तो अगर यही नॉर्मल हालात हैं तो ठीक है ना। पिछले दिनों एलजी साहब यहाँ आए थे, सड़कों का क्या हाल था, कितनी देर आपको बंद रखा गया, चलने की इजाजत नहीं, घूमने की इजाजत नहीं, फिरने की इजाजत नहीं। मैं चीफ मिनिस्टर यहाँ आता था, कभी बंद किया शहर को मैंने, कभी इस तरह रास्ते बंद किए, बाय रोड जब हम घूमते आए कभी इस तरह लोगों को घरों में बंद रखा, तो फिर कहाँ के नॉर्मल हालात। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तमाम दलों के प्रत्याशी मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को एक ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर सब हैरान रह गए। कांग्रेस के एक कैंडिडेट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर वोट मांगने पहुंच गए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तमाम दलों के प्रत्याशी मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को एक ऐसा वाकया हुआ जिसे देख सब हैरान रह गए। कांग्रेस के एक कैंडिडेट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर वोट मांगने पहुंच गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के परिवार ने भी बुधनी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल का गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि विक्रम मस्ताल टीवी एक्टर है और कांग्रेस ने उन्हें शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाई नरेंद्र सिंह चौहान ने कांग्रेस प्रत्याशी मस्ताल और उनके साथ आए लोगों का स्वागत सत्कार किया, उन्हें घर के अंदर बैठाया और तमाम सियासी चर्चा की। इस मुलाकात की तमाम फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। लोग सीएम शिवराज के भाई नरेंद्र चौहान की खूब तारीफें कर रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले हफ्ते ही अपनी पारंपरिक बुधनी सीट से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो खुद को शिवराज माने और राजनीतिक जीवन में किए गए कल्याणकारी कार्यों के आधार पर उनकी जीत सुनिश्चित करे। शिवराज का मुकाबला बुधनी के सलाकनपुर कस्बे के निवासी कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रम मस्ताल से है, जिन्होंने 2008 के टेलीविजन धारावाहिक रामायण में हनुमान के रूप में लोकप्रियता हासिल की थी। यूपी के उपभोक्ताओं को योगी आदित्यनाथ सरकार ने त्योहार पर बड़ी राहत दी है। बिल बकाया है तो भी दिवाली पर बिजली नहीं कटेगी। इसके लिए पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने रविवार को अफसर को निर्देश जारी किए। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के बिजली बकायेदारों को इससे राहत मिलेगी।
यूपी के उपभोक्ताओं को योगी आदित्यनाथ सरकार ने त्योहार पर बड़ी राहत दे दी है। जी हां, दरअसल अब बिल बकाया है तो भी दिवाली पर बिजली नहीं कटेगी। इसके लिए पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने रविवार को अफसरों को निर्देश जारी किए। आपको बता दें, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के बिजली बकायेदारों को इससे राहत मिलेगी। पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों को निर्देश दिए कि त्योहारों तक किसी भी घरेलू श्रेणी के बकायेदार की बिजली नहीं काटे। इस बीच रविवार को छुट्टी होने के बावजूद बिजली निगम के सभी वितरण खंड और उपखंड खुले रहे। इस महीने राजस्व कम जमा होने पर कार्यालय को खोलने के साथ कैश काउंटर खोले जाने का निर्देश पूर्वांचल निगम के एमडी ने दिया था। सीएम योगी ने धनतेरस और दिवाली के मौके पर पूरे प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों और डिस्कॉम को निर्देशित किया गया है। आदेशों के मुताबिक त्योहार पर 1 मिनट भी बिजली नहीं कटेगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। ईडी के सामने पेश होने के बाद कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने कहा, प्रवर्तन निर्देशालय की ओर से FEMA के तहत समन आया था। मैंने उन्हें कहा कि FEMA से हमारा कोई वास्ता नहीं है। मेरा या मेरे परिवार में से किसी का FEMA के तहत कोई लेना देना नहीं है। ईडी का जो समन आया था वो फेमा के तहत आया था और मैंने उनको कहा कि फेमा से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन हुई नहीं है। तो पहली बात तो ये नोटिस ही जो आया है ये फेमा के तहत आया है। फेमा का हमारा कोई ट्रांजैक्शन मेरा या मेरे परिवार का कोई है नहीं। जिस तरीके से बहुत कम समय दिया गया, केवल 1.5 दिन का समय देके वापस कहा गया, जब मैंने टाइम मांगा भी 15 दिन का, केवल 1.5 दिन का समय दिया और उस हिसाब से मुझे लगता है कि टाइम और मिलना चाहिए था, मगर ये लोग टाइम नहीं दिया इन्होंने। बिल्कुल हम तो अपनी बात रखेंगे, बाकी लेट्स से भी 1 घंटे बाद वापस बुलाया। रायपुर पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से मुखातिब होते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर कहा, लोकतंत्र में जवाबदेही होनी चाहिए कि आपने 5 साल पहले जो गारंटी दी उसमें से क्या पूरा किया। साथ ही फडणवीस ने राजस्थान को लेकर भी कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में भी इस तरह से गारंटी दी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। इनकी एक गारंटी तो पक्की है कि इनकी तिजोरियां भरेंगी। पहले तो लोकतंत्र में जवाबदेही होनी चाहिए कि आपने 5 साल पहले जो गारंटी दी उसमें से आपने क्या पूरा किया, कौन से वादे आपने पूरे किए। हर चुनाव में नई गारंटी देना और उसको भूल जाना, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, ये परिस्थिति राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी इसी प्रकार से गारंटियां दी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं हुआ। इनकी एक गारंटी पक्की है कि इनकी तिजोरियां भरेगी, बस उतनी गारंटी कंप्लीट करते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से करारा झटका लगा है। जी हां, दरअसल हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से करारा झटका लगा है। जी हां, दरअसल हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के जरिए सिसोदिया के खिलाफ जांच किए जा रहे मामलों पर आज यानी सोमवार को फैसला सुनाया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कथित शराब घोटाला मामले और मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को लेकर CBI और ED से कई सवाल पूछे थे। कोर्ट ने ये तक कह दिया था कि किसी को लाइफ टाइम तक तो जेल में नहीं रखा जा सकता। वहीं आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी ट्रायल शुरू होने दीजिए, इसके 3 महीने बाद नई अर्जी दाखिल की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रांसफर के संबंध में एक बार पहले भी कहा जा चुका है। गौर हो, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया फरवरी से ही कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से अपने खिलाफ 2 अलग अलग मामलों में जमानत मांगी थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश ने पिछले 2 वर्षों से मनाया है। लाखों कार्यक्रम हुए, करोड़ों लोग उससे जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत भी की। और क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, सुनवाते हैं आपको। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश ने पिछले 2 वर्षों में मनाया। लाखों कार्यक्रम हुए, करोड़ों लोग उससे जुड़े। प्रधानमंत्री जी ने मेरी माटी मेरा देश इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए कहा और देश के 6 लाख गांव में लाखों अमृत कलश यात्राएं निकली और देश के 7500 ब्लॉक से
जब उन 6 लाख गांव की मिट्टी को इकट्ठा किया गया और ऐसे शहरी वार्डों से मिट्टी को इकट्ठा किया गया, तो आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से अमृत कलश यात्राएं निकालकर आज देश के कर्तव्य पथ पर ये विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक ये हजूम जो युवाओं का नजर आता है, ये मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने अपनी बुनियाद के 103 साल पूरे कर लिए हैं। इसी खुशी में जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपना यौम तासीस बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया। क्या कुछ रहा इस जश्न के माहौल में और किस तरह ये मनाया गया पूरा जश्न, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में।